सभी को मेरा नमस्कार। विद्वान साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आपको YouTube एजुकेशनल चैनल हेलो ज्योग्राफी पर आपका स्वागत है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनी माझी और मैं ओम प्रकाश कुमार, ज्योग्राफी व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। आपका स्वागत। आज हम पढ़ने जाएंगे कक्षा 12 की ज्योग्राफी की दूसरा भाग, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसका पहला अध्याय है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस अध्याय के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। और इसका पार्ट 1 है, अर्थात ये अभी पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या होती क्या, इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या किसी देश की एक अनमोल संपत्ति होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी देश के विकास में भागीदार होते हैं और वहां उस देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जो भी होती हैं, वो उसके लिए जनसंख्या ही उत्तरदायी होती है। किसी देश के विकास में भी जनसंख्या का महत्वपूर्ण रोल होता है और वहां की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जो भी उत्पन्न होती हैं, उसके लिए भी उत्तरदायी जनसंख्या ही होती है। हम जनसंख्या के बारे में देखें तो देखिए, ग्लोब पर एक उत्तरी ग्लोब में और दक्षिणी ग्लोब। उत्तरी ग्लोब में जनसंख्या सर्वाधिक निवासित करती है, जबकि दक्षिणी ग्लोब में जनसंख्या केवल और बहुत ही कम विरल मात्रा में जनसंख्या है। हम देखो भारत का क्षेत्रफल जो है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। ध्यान दें, क्षेत्रफल कितना है? 2.4, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% यहां पर निवास करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल बहुत ही कम है। हम क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना करें तो यहां पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% है, जबकि क्षेत्रफल 17.5% है। अर्थात 5 गुना यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है क्षेत्रफल की तुलना में। तो सबसे पहले हम इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ना है हमें, उसके बारे में अपन अध्ययन देखेंगे। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, कि जनसंख्या कहां कहां निवास करती है। भारत के संदर्भ में हमें पढ़ना है जनसंख्या निवास कहां करती है और ऐसे क्या कारक हैं कि उस विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या निवासित करती है। दूसरा, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे अपन। जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, विभिन्न दशकों में अपन जनसंख्या वृद्धि देखेंगे। 1951 में जनसंख्या कितनी थी और वर्तमान 2001 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर कितना अंतर आया है जनसंख्या में, ये अपन देखेंगे। साथ साथ में जनसंख्या में क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और जनसंख्या के विभिन्न संगठन किस प्रकार से आयु वर्ग के अनुसार, भाषा वर्ग के अनुसार इत्यादि जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। अपन आगे पार्ट अपन कंटिन्यू करते हैं और जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस अध्याय का मुख्य बिंदु है जनसंख्या वितरण। या जनसंख्या वितरण से अभिप्राय है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के निवास करने वाले लोगों से। किसी क्षेत्र विशेष, जैसे अब मैं भारत की बात करूं कि भारत में किस प्रकार से जनसंख्या निवासित करती हैं। देखिए, भारत में ये मूल रूप से देखें, भारत में देखिए यहां पर ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहां पर जनसंख्या किस प्रकार से होगी। ये जो भाग है ये पूरा मैदानी भाग है, यह जनसंख्या कैसे होगी। और यह तटीय क्षेत्र, जो ये तटीय भाग है, इन तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या किस प्रकार से है, जनसंख्या का घनत्व कैसे, जनसंख्या वितरण कैसे,
कितने लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में जो मैदानी भाग है या मैदानी भाग पर ही सर्वाधिक जनसंख्या क्यों होती है, जबकि या पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या क्यों नहीं होती है। तो यह है जनसंख्या का वितरण, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे साथ में गुंदोज गर्ल्स स्कूल भी जुड़ चुकी है। गुंदोज गर्ल्स स्कूल का भी स्वागत, इस क्लास के अंदर स्वागत। हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दें, आज हम पढ़ रहे हैं भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, इसका अध्याय फर्स्ट, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वर्दी संगठन, यह अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये बुक अपन कंटिन्यू करेंगे। उस पहले भाग के अंदर अपन ने 8 अध्याय कर चुके हैं, एक अध्याय बाकी है, वो बाद में मैं कराऊंगा। इसी बुक के अध्याय को अपन कंटिन्यू करेंगे, ये पहला पार्ट है। अब उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। जनसंख्या, ध्यान देना, हम देखिए तुलना करें वर्ष 2001 की जनगणना और दो में 102.3 करोड़ थी, जबकि यही 2011 में जनसंख्या बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई, जो कि चीन के पश्चात भारत में विश्व में सर्वाधिक है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि में है चीन प्रथम स्थान है, चीन फर्स्ट है और भारत का स्थान दूसरा है। तो देखिए, अब हम देखिए जनसंख्या जो थी 2001 के अंदर 102 करोड़ थी, वहीं 2011 के अंदर 121.02 करोड़ हो चुकी है, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ये अपन किस प्रकार से जनसंख्या वितरण हुआ है, जनसंख्या की वृद्धि किन किन क्षेत्रों में हुई है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए आगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? ऐसे क्या कारक हैं कि जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में ही निवासित करना पसंद करती है? जैसा मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर हम देखें, भारत के मैप के अंदर देखें अपन, मैं भारत के नक्शे की बात बताऊं, मैं भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या निवासित करती है। विभिन्न क्षेत्रों की बात करें अपन, क्षेत्रों में देखिए, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा मैं, यहां पर यह पहाड़ी इलाका और यह मैदानी भाग, इस मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवासित करती है, जबकि पहाड़ी भागों में जनसंख्या निवासित करना कम पसंद करती है। ऐसे क्या कारक है? वो भौगोलिक कारक के आधार पर देखिए, इस क्षेत्र में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस क्षेत्रों में का आप विश्लेषण करें तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक जल की उपलब्धता है। यहां की जो नदियां हैं, गंगा नदी यहीं से इसी क्षेत्र से प्रभावित होती है, यमुना नदी भी इसी क्षेत्र में प्रभावित होती है, साथ में कश्मीर से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की नदियां जो इसी क्षेत्र में ही प्रभावित होती है, सतलज, रावी, ब्यास, इसी क्षेत्र से ही सर्वाधिक नदियों का प्रवाह क्षेत्र ही यहाँ पर है। तो जल की उपलब्धता सर्वाधिक है। आप देखोगे इतिहास के अंदर जाएं तो विभिन्न प्राचीन सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी, वो नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। आप कोई भी एक नगर ले लें, चाहे लोथल ले लें, चाहे हड़प्पा ले लें, चाहे मोहनजोदड़ो ले लें, कोई भी एक नगर लें, तो आप देखोगे सारे नगरों की बसावट जो है वो नदियों के किनारे पर होते हैं। साथ में दूसरा कारक है भू आकृतिक कारक। ये जो क्षेत्र है, ध्यान देना, ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी भाग है। मैदानी भागों में जनसंख्या की बसावट आसानी होती है, जबकि इस क्षेत्र में देखिए, अपन इस भाग में देखें, ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है, जबकि मैदानी भागों में जनसंख्या सघन होती है। तो इस प्रकार से देखें तो यहां पर भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण उत्पन्न। साथ में जलवायु की, जलवायु कैसी है? जलवायु ज्यादा शीत है या आर्द्र जलवायु है या शुष्क जलवायु है? हम राजस्थान के इस क्षेत्र की बात करें, हम राजस्थान के क्षेत्र की बात करता हूं मैं, कि यहां पर इस क्षेत्र में देखें, राजस्थान का यह मरुस्थलीय भाग है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम निवासित करती है, क्योंकि वहां की जलवायु सबसे शुष्क जलवायु होने के कारण से जनसंख्या वहां निवासित नहीं करती है। जबकि यहां पर देखिए हिमालय क्षेत्र के अंदर
यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही कम निवासित करती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, शीत जलवायु है। तो शीत जलवायु और शुष्क जलवायु में होने भी जनसंख्या कम निवास करती है। एक समशीतोष्ण जलवायु हो, जहां पर लोगों की बसावट हो, आसानी से उसको अच्छा जलवायु हो, जहां पर सर्दी मानसूनी जलवायु हो, तो ऐसी जलवायु में लोग ज्यादा बसना पसंद करेंगे। साथ में मृदा भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा होगी, वहां पर लोगों को रहने के लिए सुविधा मिल पाएगी, क्योंकि कृषि आसानी से हो सकेगी, विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों की कृषि वो कर सकेंगे। दूसरा कारक इसका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर देखिए खनिजों की उपलब्धता कितनी है, खनिज भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। साथ में नगरीकरण, कितने नगर बस गए। प्राचीन जो सभ्यता थी, देखिए प्राचीन सभ्यता, हम इतिहास के संदर्भ में जाएं तो प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बाला, विभिन्न प्रकार के जो शहर थे वो शहर सभी एक नगरीय सभ्यता थी। इसके कारण से वहां पर लोगों का बसना, वितरण बहुत ही अधिक होता था। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि औद्योगिकरण होगा तो लोगों को वहां पर रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो रोजगार उपलब्ध होगा तो लोग वहां पर बसना पसंद करेंगे। फिर देखिए इसका तीसरा कारक है सामाजिक और आर्थिक कारक। ध्यान देना, लोग जो है, आप देखिए, आप आसपास के इलाकों में देखिए, आप जहां रहते हो वहां के आसपास आप उसी क्षेत्र में क्यों रहना पसंद करते हो, क्योंकि वहां पर सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक कारक भी है। हम सभी वहां पर उसी स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहां पर हमारी संस्कृति का मेलजोल हो सके, हमारी समान संस्कृति हो। हम देखिए, और समान धर्म के लोग एक जगह बसना रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के हमारे धार्मिक आयोजन है या घरेलू आयोजन है, घरेलू आयोजन में एक दूसरे को आना जाना आसानी से होगा, समान संस्कृति को, समान सामाजिक रीति रिवाज के आसपास रहेंगे, तो हम वहां पर बसना ज्यादा पसंद करेंगे। और इसका दूसरा कारण है अशांति। हम ऐसे इलाकों में भी रहना पसंद नहीं करेंगे जहां पर अशांत माहौल हो, वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो, दंगे होते हो। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बसना नहीं हो पाता है। सामाजिक वातावरण, ध्यान देना, सामाजिक वातावरण भी महत्वपूर्ण कारक है कि वहां पर लोगों की जनसंख्या में किस प्रकार से वितरण हो रहा है। सामाजिक वातावरण एकदम शांत, सौहार्दपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण अगर सामाजिक वातावरण होगा, वहां पर आपसी भाईचारा होगा, प्रेम भाव ज्यादा होगा, तो वहां पर लोग भी रहना पसंद करेंगे। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण कारक बन जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक। आप स्वयं देखें, आप जहां रह रहे हो वहां का क्षेत्र देखें, ये सभी कारक उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। आप अपने समान सामाजिक समाज के पास में रहना पसंद करोगे, शांत वातावरण में रहना पसंद करोगे, जहां पर सामाजिक वातावरण आपसी शांत सौहार्दपूर्ण हो, आपसी भाईचारा हो। ऐसे वातावरण में हम ज्यादा रहना पसंद करेंगे। इसका महत्वपूर्ण कारक और चौथा महत्वपूर्ण कारक देखिए, ध्यान देना, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे क्षेत्र जहां पर राजनीतिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक अस्थिरता होगी। ध्यान देना, राजनीतिक अस्थिरता भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। किस प्रकार से, देखिए आपको बताता मैं। अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो वहां का विकास प्रभावित होगा, विकास की योजनाएं प्रभावित होगी, योजनाएं नहीं बन पाएगी। ऐसे में राजनीतिक स्थिरता का भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारक है। अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा, वो पिछड़े रह जाएंगे, विभिन्न प्रकार की विकास की योजनाएं भी संचालित नहीं की जाएगी और वहां पर लोग रहना पसंद नहीं कर पाएंगे। खराब कानूनी व्यवस्था। अगर कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, अच्छी कानूनी व्यवस्था होगी तो वहां पर बिल्कुल माहौल जो है वो एकदम शांत होगा, किसी प्रकार की चोरी डकैती इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी और लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो वहां पर लोगों में बिल्कुल भय का माहौल होता है, भय का वातावरण पैदा हो जाता है और इस भय के वातावरण में लोगों को रहना पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने आपको इत्यादि 4 कारक बताए। इन 4 कारकों से हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम विश्लेषण कर सकते हैं कि जनसंख्या का बसावट केवल भौगोलिक कारक, विभिन्न बसावट को भौगोलिक कारक भी प्रभावित करते हैं,
आर्थिक कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। हम देखें, हम आसपास के गांव के लोग देखें, रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों के अंदर जाते हैं, हमारे गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं। क्यों? मुख्य रूप से कारक होता है आर्थिक कारक। साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक, हम ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे जहां पर हमारी संस्कृति के मेलजोल वाले लोग रहते हो। साथ में राजनीतिक अस्थिरता भी उस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वहां पर विकास, इतना ज्यादा विकास नहीं हो पाएगा, आर्थिक क्षेत्र से पिछड़ापन होगा, वहां के लोगों का रहन सहन जो है वो निम्न स्तर में होगा, क्योंकि योजनाएं जो है वहां पर संचालित नहीं की जा सकती। साथ में कानून की व्यवस्था अच्छी होगी तो वहां पर माहौल शांत होगा, किसी प्रकार चोरी डकैती का माहौल नहीं होगा और भय का वातावरण नहीं होगा, लोग आसानी से बिल्कुल अपना जीवन यापन कर सके। हम देखें, हमने जो कारण देखे, इस कारणों से हमारी जनसंख्या जो है भारत के अंदर असमान वितरण पाया जाता है। मैंने अभी आपको इसी मैप के बारे में, आपको यहां पर मैप के बारे में आपको बताया। जनसंख्या देखिए, इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है इस दूसरे क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया यहां पर मैदानी मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र भी है, जल की उपलब्धता भी अच्छी है, तो इन क्षेत्रों के कारण से यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। हम देखें उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, मैदानी भाग, डेल्टा और तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या हिमालय क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की तुलना में बहुत ही अधिक पाई जाती है, संकेंद्रण ज्यादा मिलता है। कहां मिलता है? उत्तर के मैदानी भाग और तटवर्ती क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण वो सर्वाधिक पाया था। इसके मुख्य कारण आपको बताया मैंने आपको, मैदानी क्षेत्र होना, जल की उपलब्धता अच्छी होना, ये सभी कारक हमें देखने को मिलते हैं। हम इसको देखें, नक्शे में देखें, ध्यान दे, जनसंख्या वितरण ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम देख रहे हैं। देखिए ये जो एक पट्टी देखे, देखो ध्यान देना इस संख्या में, ये पट्टी, इस पट्टी के अंदर जनसंख्या का वितरण देखो, सघन जनसंख्या का वितरण हमें देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है? यहां पर एक तो मैदानी क्षेत्र है, भौगोलिक कारक हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहां पर जल की उपलब्धता, प्रचुर मात्रा में जल है। तीसरा कारण, ये औद्योगिक शहर भी है और नगरीकरण भी सर्वाधिक है, नगर भी सर्वाधिक है। ऐसे में यहां पर इस क्षेत्रों में जनसंख्या सर्वाधिक हमें हमें बसावट जो है वो सर्वाधिक हमें देखने को, जबकि यहां देखो, यहां पर जनसंख्या देखिए किस प्रकार से, देखो यहां इस क्षेत्र में जनसंख्या देखो, यहां पर देखिए इस क्षेत्रों में जनसंख्या, यहां पर जनसंख्या क्यों नहीं बसी है? क्योंकि ये कैसे है? पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो वो इतनी नहीं बस पाई है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। साथ में देखिए ये क्षेत्र, देखिए तटवर्ती क्षेत्र, देखो यहां पर ये तटवर्ती क्षेत्रों में यह जनसंख्या जैसा अधिक, तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या यहां पर बढ़ी क्योंकि समुद्री जो है रिसोर्सेज, समुद्री संसाधन इनको प्राप्त हो जाते हैं। और ये क्षेत्र देखिए, ये मैदानी भाग है लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम बसी हुई है। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि यहां पर जो है मृदा की समस्या, भूमि का उपजाऊपन या भूमि का उपजाऊपन न होना जनसंख्या में के वितरण को प्रभावित करता है। तो ऐसे में हम पूरे भारत के नक्शे में अपन देखें, भारत के संदर्भ में देखें, तो हमें विभिन्न कारक, जो मैंने आपको कारक बताए, उन कारकों के संदर्भ में भारत में जनसंख्या का वितरण जो असमान रूप से वितरण पाया जाता है, असमान वितरण है जनसंख्या का। क्यों? इसका कारण आप देखें, उत्तरी क्षेत्र में भारत को अगर दो भागों में बांटे, यहां से ये उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत है। उत्तरी भारत के अंदर जनसंख्या सर्वाधिक वितरण पाया जाता है, सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। अब हम आगे, दूसरा हमारा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, ध्यान देना, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सभी, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष, थोड़ा इसको समझें, 1 किलोमीटर लंबा हो और 1 किलोमीटर चौड़ा हो, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र हो, तो वो एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, कितने लोग बसते हैं?
वो उसका जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो क्षेत्र बताया, इस क्षेत्र के अंदर जो लोगों की संख्या है, वो यहां लोग बस रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, ये लोग हैं। मान लीजिए यहां पर लोग 200 लोग बसते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर 200 लोग रह रहे हैं, तो इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 200 जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा। तो ये जनसंख्या घनत्व। दूसरे शब्दों में कहें, किसी देश के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, किसी देश में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या उस देश की जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या में उस कुल क्षेत्रफल का भाग दे दी जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, देखिए 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.03 करोड़ है। और भारत का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की बात करूं मैं, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्षेत्रफल के अंदर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में 121.03 करोड़ का भाग है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व हमें प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताएं, किसी जनसंख्या देश की जनसंख्या 10 लाख है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 10,000 किलोमीटर है। तो 10 लाख में 10,000 का भाग देंगे तो हमें जनसंख्या घनत्व कितना प्राप्त हो जाएगा? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अर्थात उस एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 100 व्यक्ति निवास करते हैं, यह हमें जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अब हम जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखी थी। हम 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि 1951 में हम देखें, 1951 में हम देखें तो हमारी जनसंख्या घनत्व हमें प्राप्त होता है 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 51 के अंदर 117 वर्ग किलोमीटर था, 117 व्यक्ति थे प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 2011 के अंदर 382 व्यक्ति। तो देखिए कितना गुना बढ़ गया, 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 3 गुना जनसंख्या घनत्व बढ़ चुका है। जनसंख्या घनत्व हमें विभिन्न प्रकार, हमें देखिए मैंने अभी आपको बताया उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी भारत के कौन से राज्य देखिए जनसंख्या घनत्व? बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश इत्यादि में जनसंख्या घनत्व हमें अलग अलग देखने को मिलता है। देखिए जनसंख्या घनत्व हम देखेंगे, बात करें बिहार में, केरल में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। जबकि उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से? जहां अरुणाचल प्रदेश, वो पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हमें जनसंख्या घनत्व, निम्न जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ये बात, देखिए ध्यान दें, अभी आपको बताया मैंने, इसी क्षेत्र के अंदर यही बिल्कुल पट्टी उत्तरी भारत मैदानी भाग, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, बिहार में, पश्चिमी बंगाल में और केरल, यहां पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। जबकि इन क्षेत्रों में देखिए, यहां पर ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर उत्तरी पूरी जो क्षेत्र है, यहां पर जनसंख्या घनत्व बिल्कुल ही निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है यहां पर पहाड़ी इलाका होना, दुर्गम क्षेत्र, और यहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होना। इसका मुख्य कारण है मैदानी भाग ज्यादा है, जल की उपलब्धता अच्छी है, भूमि की उर्वरकता भी अच्छी है, तो ये मुख्य कारक होते हैं। हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, भारत के जनसंख्या घनत्व के अनुसार मुख्य रूप से 3 भागों में हम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं: निम्न जनसंख्या घनत्व, मध्यम और उच्च जनसंख्या घनत्व। भारत में राज्यों की श्रेणी को जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम मुख्य रूप से 3 क्षेत्र भागों में श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से? देखिए बिहार, कितना जनसंख्या घनत्व है? 1101 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के अंदर 1029, उत्तर प्रदेश में 829, केरल में 859, तमिलनाडु में 555 हमें देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार है मध्यम जनसंख्या घनत्व, हरियाणा में, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम, यहां पर हमें मध्यम जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। जबकि निम्न जनसंख्या घनत्व हमें
अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश। अंडमान निकोबार ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश अभी आपको मैंने बताया था जनसंख्या घनत्व। देखिए यहां पर ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और अंडमान निकोबार ये जो द्वीप समूह है यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। हम देखें, हम राज्य की बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मात्र कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि अभी ये देखिए 17 की तुलना करें और बिहार में 11,101 व्यक्ति है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कितना है मात्र 17। तो देखिए कहां पर 17 और कहां 1,101 व्यक्ति की तुलना करें तो सघन वर्धन। और वहीं हम देखें एनसीआर की दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाते हैं दिल्ली के अंदर 11,000। ये केंद्र शासित प्रदेश। राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर। तो आज का अपन लेसन यहां तक ही अपन यहीं तक करेंगे, बाकी कल अपन आगे लेसन लेंगे, क्योंकि अपना यूट्यूब क्लास जो है, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, 40 मिनट हो चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं कल ही लेके आऊंगा, कल ही इसका। अब अपन आगे यही बुक अपन कंटिन्यू करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों ध्यान देना कि भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, इसी किताब को अपन कंटिन्यू करेंगे। जो भारत मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं वो उसका एक लेसन बाकी है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसका मैं बाद में करा दूंगा। और गोंदोज स्कूल के विद्यार्थी ध्यान दें कि आपका जो भी पेंडिंग कोर्स है वो बाद में वापस क्लास जो होगा उस समय क्लास में करा दूंगा। आप ये अभी इसी जो इसका सेकंड पार्ट है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो कल मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, बाकी का अध्याय अपन कल करेंगे। तब तक आप इस चैनल को, इसका यूट्यूब वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक भी सर के पास में शेयर कर दूंगा। आप क्लास को बाद में भी आप घर पर भी देख सकेंगे आसानी जो। और इसके जो नोट्स हैं, नोट्स अपने कॉपी के अंदर नोट कर लें, ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिलेंगे। जो वीडियो आप चलाकर उसको नोट्स बना लें। और सभी आप ध्यान दें, इस हेलो ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको करें, प्रचारित करें, जिससे कि ये चैनल चल सके और आप जैसे कई स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।